मलिक साहब, मैं अपने टॉपिक पे ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ। ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान। लेकिन ये जो आपने सुना है नेतन्याहू जो फरमा रहे हैं, और उन्होंने ईरान की कौम को कहा है कि आप अपनी कौम के अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और साइरस द ग्रेट का रेफरेंस दिया तारीख़ी हवाले से, जब उन्होंने पनाह दी थी जूश नेशन को, और उसका उस एहसान का बदला उतार रहे हैं अब इसराइल वाले। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान की नौजवान कौम को भी यही कहा कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। तो ये क्या है? ये इत्तेफाक है, प्लानिंग है, या एक स्ट्रेटजी है? क्या है ये? किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये जो नैरेटिव चल रहा है सब बयानिया नहीं। और मैं हमेशा इस बात पे बड़ा कन्विंस रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी मजबूत इस्लामी मुल्क के खिलाफ, इमर्जिंग इस्लामिक मुल्क के खिलाफ कोई भी प्लान बनता है तो वो सिवाय इसराइल, भारत, अमेरिका तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि उसमें बहुत से और लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए हमें इस पे तो कोई दो राय रखनी नहीं। अगर आप को देखें और आप इस नेतन्याहू को देखें तो ये फाशिस्ट लोग हैं, इनका आइडियोलॉजी एक है। अगर आप देखें मोदी को तो उसने क्या किया, उसने जुल्म बर्बरियत के वो कारनामे अंजाम दिए जो कि शर्मनाक थे हिंदुस्तान के अवाम के लिए। इसी तरह अगर आप नेतन्याहू को देखें तो उनके जहन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो ग्रेटर इसराइल क्या है और गजा के लोगों को वो क्यों शहीद किए जा रहे हैं, और उनके नजदीक गजा के लोगों का कोई हक नहीं है कि वो फलस्तीन के अंदर रहे। उनके यहाँ कोई कंफ्यूजन है। अब अगर इस सारे नैरेटिव को देखें तो जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगती है तो वो जो शुरू करते हैं टेररिस्ट, उसके बाद इधर नैरेटिव शुरू होता है मैस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और जब देखते हैं कि ईरानी नेशन उसका मुकाबला करने को चाह रही होते तो वो उसको शख्सी प्रेफरेंस कोई चीज नहीं होती। अगर आप देखें इन्होंने जो अपना नैरेटिव बयान किया कि राइजिंग लॉयन, तो लॉइन का क्या तस्वुर उन्होंने दिया कि वो जो बादशाहत के ज़माने में ईरान का निशान था। तो ये तफरीक पैदा करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूँ कि ईरान में ज़रूर मसाइल है, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि ईरान के अंदर भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और उसका सबसे बैना सबूत ये है कि आज तक ईरान की जितनी टॉप लीडरशिप, वेदर वो मिलिट्री थी या साइंटिफिक थी या न्यूक्लियर लीडरशिप थी, उसको जो टेक आउट किया गया है उसमें डेफिनेटली इनसाइड हाथ जरूर शामिल था। अच्छा, इसमें मैं आपने आपने अच्छा किया, आपने टेकअप किया इंटरनल इंटेलिजेंस फेलियर, उनका सिक्योरिटी फेलियर। मैं कंपैरिजन कुछ पाकिस्तान से भी करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की भी दुश्मनी है। ऐसी सिचुएशन से इंडिया क्या आइंदा जो यूक्रेन ने किया रूस के साथ, या जो अब इसराइल ने पहले अंदर लोग भेजे उनके साथ, ड्रोन्स के साथ, तो क्या इंडिया भी ऐसी कोई कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर कर सकता है इसी तरीके से? अगर ऐसा है तो क्या हमें ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिया से कोई खैर की तवक्को न रखें, खास तौर पे मोदी और नेतन्याहू के होते हुए कोई खैर की तवक्को न रखें। अगर आपने खबरों को फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने इनको कॉल किया, मिस्टर मोदी को, और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी। तो ये किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन आप ये देखें कि खुदा न खास्ता जो अटैक ईरान में होता है, जो इंटरनल इंटेलिजेंस फेल ईरान में होता है, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमने अमली मुजाहरा देखा कि पाकिस्तान के अंदर से कोई ऑपोजिशन की आवाज नहीं हुई। सालमियत और वकार का सवाल है, तो मेरे ख्याल में मोदी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब खास तौर पे इस वाक्य के बाद उसको 10। क्या आप समझते हैं कि इसराइल की ये सोच बदल गई होगी और वो इंडिया के साथ मिलकर अब पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की किसी कार्रवाई का नहीं सोचेगा? सारी कौम को ये पता होना चाहिए कि इंडिया और इसराइल कभी नहीं बदलेंगे। उनकी जो तकलीफ, जो नफरत है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान एक रेजिलियंट नेशन की तौर पे, आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले इसराइल ने एनडीबी के नाम से इराक के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह किया था। उसके बाद इसी तरह की एक अटेम्प्ट पाकिस्तान के ऊपर भी की गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त हवा में थी, और हमने ये तय कर लिया था कि दिस वे और दैट वे। वो भी रात का वक्त था, अर्ली मॉर्निंग का, और उस वक्त ये कभी इनकी सोच नहीं बदलेगी। पाकिस्तान इनकी नजरों में खटकता रहेगा। आप अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। और मेरा मानना यह है कि ये जो ईरान ने रिटेलिएशन स्ट्राइक्स की हैं,
इसकी वजह से ईरान को, इसराइल को अब दोबारा से सोचना पड़ेगा, अपने अटैक्स को सोचना पड़ेगा। अगर ईरान चुप करके बैठ जाता, अगर ईरान की जितनी तबाही हुई वो कुछ ना करता, और अभी मेरे ख्याल में, मेरी राय है कि ईरान को आगे भी जाना चाहिए। अगर हम स्टेट ऑफ होमस की तरफ जाते हैं, अगर हम होतीज को एक्टिवेट, अगर ईरान होतीज को एक्टिवेट करता है तो जरूर करना चाहिए। जब आप फिटेस्ट बनेंगे तब आपके साथ आके कोई बात करें। तो आप ये समझते हैं कि अगर इंडिया किसी भी किस्म का एडवेंचर करता है इसराइल की शय पे या इसराइल के साथ मिलके, तो पाकिस्तान को इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब देना चाहिए इंडिया को, जैसे आप ईरान को कह रहे हैं कि उसे देना चाहिए? जो आपने इस वाक्य में भी देखा, जो हमारा इनके साथ अटैक हुआ था, आपको पता नहीं, हमारे अटैक्स हुए उस वक्त ईडब्ल्यू वॉरफेयर के ऊपर, जो इनके एसेट्स थे उनके ऊपर उस वक्त इसराइल के एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे। और ये भी खबरें हैं कि उस वक्त अमेरिका की तरफ से भी इनको सपोर्ट मिली। तो ये तो सपोर्ट मिलती रहेगी और ये प्लान करते रहेंगे। अब वक्त ही आ गया है कि अब हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से करना था कर लिया, और पहले से ज्यादा तैयारी करें, लेकिन ऐसा दंदाने शिकन जवाब दें कि इनको दोबारा जुर्रत ना हो। ठीक, आप कह रहे हैं कि अब जो जवाब पाकिस्तान दे वो ऐसा हो कि दोबारा फिर तीसरी दफ़ा इंडिया की जरूरत ना हो। तो अच्छा चलें, ये तो हो गया। इसके लिए हमें ज़ाहिर पाकिस्तान की मईशत बेहतर करनी है, अपनी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, उन्हें उनके ये तासुर ख़त्म करना है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं या हमारे न्यूक्लियर वेपन जो हैं, हम जिम्मेदार स्टेट नहीं हैं। अभी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका है, आप समझते हैं उसमें इन इशूज़ पे बात होगी, या आपके ख्याल में क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इस मौके पर? देखिए, इस वक्त जो स्टेट है पाकिस्तान और एशिया में, हमारी एक रिकग्निशन आ गई। इस रिकग्निशन को जिस तरह हमने एक्सप्लॉइट करना है उसको करना चाहिए, अस्करी महाज पे, सफारती महाज पे, और मेरे ख्याल में तो इससे ज्यादा आगे जाना चाहिए। अमेरिका के पास हमें आर्मी के साथ साथ अपने दूसरे लोगों को भेजना चाहिए, अपने बिजनेसमैन के नुमाइंदे भेजने चाहिए, सोशल साइंसेस के लोग भेजने चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान का वो नैरेटिव बनाए जो असल नैरेटिव है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ चूंकि इंस्टेबिलिटी रही, और उन इंस्टेबिलिटी का भी जिम्मेदार अमेरिका है। उसने तो हमें उस जंग में धोखे रखा, हमें सारी वेस्ट ने उस वॉर और टेरर पे झोंके रखा, जिसमें हम अपने घर पे तवज्जो ही नहीं दे पाए। सो हम अपने घर पे तवज्जो देते हुए सफारती महाजों पे ये जरूर अमेरिका में अब डिस्कस होगा कि देखिए, इसमें कोई शक किसी को के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम लेंगे या फंडामेंटलिस्ट ले लेंगे, हमारा कमांड नेटवर्क बहुत मजबूत है, बहुत सिक्योर है, और मॉडर्न लाइंस के ऊपर है, जिसमें किसी को किसी किस्म का कोई सकम मौजूद नहीं। अच्छा एयर मार्शल साहब, ये बताइएगा, एक बात तो आपकी मुझे तो समझ आ गई है कि इंडिया और भारत का गठजोड़ माजी में रहा, आपने भी कहा, खबरें भी आई हैं। तो ये जो भी रिसेंट पाक भारत जंग हुई है, तो भारत को तो हमने जवाब दिया है, तो इसराइल को तो हमने जवाब कोई नहीं दिया। और अगर खुदा न खास्ता अभी मुस्तकबिल में इसराइल फिर कुछ करता है ईरान के बाद पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान फिर इसी तरह ठंडा रहेगा या कुछ करेगा तो क्या करना चाहिए? देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने जेब में रखते हैं, वो कार्ड्स तब शो करते हैं जब बारी आती है। हमें मुझे अपनी पुरानी सर्विस के लिहाज से कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं खुदा ना खासा का लफ्ज कहता हूं कि अगर इसराइल ने कोई ऐसी मैली नजर से हमें देखा, तो अल्लाह के बड़ा फजल है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम उनको टारगेट करेंगे और उनके सहूलतकारों को भी टारगेट करेंगे। इसलिए कोई हमें इतनी आसानी से तरनवाला न समझे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वॉर चेंज हो रही है, जो यूक्रेन का आपने देखा, जो भी शॉक एंड ऑ इसराइल ने क्रिएट किया, और जो इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, उसके लिए आपको मजीद तैयारी करनी पड़ेगी। किसी खुशफहमी में ना रहें। कोई मुल्क, कोई दोस्त किसी के लिए जंग नहीं लड़ता, सब अपने मफादात की जंग लड़ते हैं। तो आपको अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा। बस यही सुनना था एयर मार्शल साहब कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जवाब दिया जा सकता है। ये बताइएगा, आपने कहा कि खुद, अच्छी बात की आपने कि कोई किसी की जंग नहीं लड़ता और ख़ुद ही सब कुछ करना पड़ता। अभी भी हमने देखा कि हमें खुद ही लड़नी पड़ी जंग। तो क्या आप इस पर, आपकी राय क्या है? आपने कहा कि जो सिविलियन क़यादत है, नॉन मिलिट्री क़यादत जो है पाकिस्तान की, उसको भी आगे ले जाना चाहिए, उसके ज़रिए भी अमेरिका से या दुनिया से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा उस पर बात करेंगे? देखें जी साहब भाई, देखें, ये बात तो बिल्कुल आया है कि
भी आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं तो दुनिया में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ज्यादा समझा जाता है रादर देन मिलिट्री नॉर्म्स को। तो बजाय हम मिलिट्री टच को लेके चले, ठीक। मेरी जाती राय है कि आपको नॉन मिलिट्री स्टांस लेके अपना वो फेस, डेमोक्रेटिक फेस आपको दुनिया में दिखाना चाहिए जो हम बार बार बात करते हैं कि, और ये इमेज देना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है जिसका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल इंतहाई सिक्योर है, और हम चाहते हैं कि हम अमन की जिंदगी गुजारते हुए अपने मुल्क और अपने मुल्क के वासियों को आगे लेके चलें। एक सवाल लोगों के जहनों पे बहुत है, और आप ज़ाहिर है आप दिफाई माहिर हैं, आपने सारी ज़िंदगी एयरफोर्स में गुजारी है और जंगें भी लड़ी हैं। ये बताइएगा कि लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ईरान इसराइल की जो जंग हो रही है ये स्पिल ओवर होगी, क्या होगा, और इससे माशी तौर पे तो ज़ाहिर है नुकसान बहुत हो सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, मज़ीद बढ़ेंगी। तो आपके ख्याल में ये जंग क्या रुख लेने जा रही है, या आप समझते हैं कि सीज़ फायर हो जाएगा? देखिए, जब यूक्रेन की जंग चली तो लोगों ने कहा कि ये वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर ग्रेट वॉर। ईरान को अगर आपने मजीद प्रेस किया तो वो जो आज उन्होंने वार्निंग दी है कि हम यूके, फ्रांस और यूएसए की इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे, तो वो इंस्टॉलेशन कहां पे है? उसी रीजन के अंदर ही है ना। लाइक इराक के अंदर स्पेशल फोर्सेस का जी। कैंप है अमेरिका का, और वो बिल्कुल इनकी रेंज में है। तो इस तरह के तो जरूर होंगे, बहरीन में भी है। लेकिन ये कोई ग्रेट वॉर की तरफ नहीं जा। सो इनकी बिल्कुल रेंज में। फिर अब शवाहिद कि ये जो एक्सप्लॉइट किया है अगेंस्ट ईरान, सो ईरान को जब आप इतना कॉर्नर कर देंगे तो जैसे मैंने कहा स्टेट ऑफ होमस की तरफ उसको जाना चाहिए, तो वो इन ऑप्शंस को भी इस्तेमाल जरूर करेगा, जिसकी वजह से रीजन में जरूर इंस्टेबिलिटी आएगी। वर्ल्ड पे इंपैक्ट आपने कल का ही देख लिया, ऑयल प्राइसेस सोर होना शुरू हो गई हैं, अमेरिकन की जो स्टॉक है वो बैठना शुरू हो गई है। तो ये तो होगा, आप ये समझना है तो ये तो नहीं हो सकता। रिएक्शन आएगा, दुनिया पे ठीक। असरात आएंगे, और जो मुल्क प्रेस होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक बात करने का।